गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम क्या था? कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में बेसिकली हम बोल रहे थे कि इसको इंस्टीट्यूट ने बिजनेस वैल्यूएशन बोला है। तो मतलब हमें एक बिजनेस की वैल्यू निकालनी है। अगर आप पूछे सर बिजनेस क्या होता है, बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो, कंपनी हो, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप हो। वैल्यूएशन सबकी की जा सकती है, बट मैंने कॉर्पोरेट वैल्यूएशन इसलिए लिखवा दिया था कि कंपनी की बात करनी है ना। बिजनेसेस में हमें कंपनी का ही वैल्यूएशन करना है। अच्छा, जब हम बोल रहे हैं वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन वर्ड का क्या मतलब है सर? वैल्यूएशन का मतलब है कि उसकी ट्रू वर्थ क्या है ना। जैसे अपन बोलते हैं ना, और अपन ऑडिट करते हैं किसी बैलेंस शीट की, P&L की, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ट्रू एंड फेयर है क्या। तो वैसे यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई ट्रू वैल्यू है क्या, तो उसको वैल्यूएशन बोलना चाह रहे हैं। तो एक तो होती है फेस वैल्यू जो शेयर कैपिटल की होती है, एक होती है बुक वैल्यू जो मैं कल आपको सिखा रहा था, और एक होती है मार्केट में वैल्यू कि उन्हीं चीज़ों की मार्केट में क्या वर्थ है। वैल्यूएशन करने से सर होगा क्या? तो वैल्यूएशन करने से ये होगा कि हमने बोला जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ऐड होते रहते हैं। ठीक है, स्टेक होल्डर्स इज लाइक जैसे हमारी कंपनी छोटी से बड़ी हो रही है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा हम कंपनी और बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम लोन भी ले रहे हैं, तो लेंडर्स भी जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो लेंडर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। अच्छा, गवर्नमेंट भी देखती है कि अच्छा कंपनीज बड़ी हो रही है तो इन पे टैक्स भी लगाना है फिर ज़्यादा, तो मतलब गवर्नमेंट भी एक इंटरेस्टेड पार्टी है। तो जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी और भी लोग जुड़ते जाते हैं। तो इन सबको जानना है कि हम जिस कंपनी को देख रहे हैं उस कंपनी की एक्चुअल में क्या वर्थ है। अच्छा, इसके अलावा मैंने बोला था कि कंपनीज आईपीओ वगैरह लाती रहती है। आईपीओ हो गया, एफपीओ हो गया, कोई कंपनी राइट इशू लाना चाहती है कि हम बोले कि व्हाट इज राइट इशू। राइट इशू क्या होता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम लोग और शेयर्स देना चाहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट इशू। तो अगर ये राइट इशू हम लोग देना चाह रहे हैं तो फिर उस केस में उसकी क्या प्राइस रखनी है, क्योंकि ऑब्वियसली फेस वैल्यू या बुक वैल्यू पे तो उतरता नहीं है शेयर पे। जो मार्केट में शेयर इशू होता है वो ना फेस वैल्यू पे होता है ना बुक वैल्यू पे। जैसे कल रिलायंस की बात कर रहा था, तो रिलायंस के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, उसकी बुक वैल्यू जो है वो अराउंड 1200 रुपये है। पर मार्केट में जब वो शेयर इशू करेंगे तो वो 1200 या 10 रुपये में तो नहीं करेंगे ना। तो अगर हम बात करें शेयर मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, जिसको हम लोग मार्केट प्राइस पर शेयर भी बोलते हैं, तो वो 3000 के आसपास चल रही है। तो मतलब अगर लाएंगे तो 3000 के समवॉट अराउंड ही लेके आएंगे। तो अपनी वर्थ निकालोगे तभी तो बताओगे कि कितने का इशू करना है। अच्छा, एक और रीज़न मैंने बोला था कि हम वैल्यूएशन क्यों करना चाह रहे हैं, कि हम लोग कभी कभी कुछ कंपनीज को खरीदना चाहते हैं और या फिर उनके साथ मर्ज होना चाहते हैं। तो जैसे लास्ट ईयर आपको ध्यान हो तो HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक, ये दोनों मर्ज हो गए थे। HDFC लिमिटेड कौन सी कंपनी थी? वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी। वो लोगों को घर के लिए लोन देती थी, तो वो सिर्फ लोन देने का ही काम करती थी। फिर उन्होंने एक HDFC बैंक बनाया था कि इसको बैंक का लाइसेंस दिला देते हैं, और एक कंपनी बना के HDFC बैंक चला रहे थे। ठीक है, फिर इन्होंने अब सोचा लास्ट ईयर कि चलो दोनों को मिला देते हैं, दोनों को मर्ज कर देते हैं। तो HDFC लिमिटेड HDFC बैंक में जाके क्या हो गया? मर्ज हो गया। तो जब ये मर्जर हुआ तो HDFC लिमिटेड भी एक लिस्टेड कंपनी थी, HDFC बैंक भी एक लिस्टेड कंपनी थी। तो क्या HDFC बैंक को HDFC के शेयर होल्डर्स को पैसा देना पड़ा होगा? पैसा तो क्या दिया? शेयर्स ही दिया, पर एक कंसिडरेशन तो दिया। तो डिसाइड कैसे किया कि कितना कंसिडरेशन देना है? तो उसके लिए वैल्यू तो निकालनी पड़ी होगी ना, जिसको मैंने बॉल पार्क प्राइस भी बोल दिया था। तो कंसिडरेशन डिसाइड करने के लिए भी वैल्यूएशन करना है। एंड फर्दर हमने बोला कि अगर आपको कोई स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी है,
ठीक है, आपके पास सरप्लस पैसे हैं, आप उसको इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो वो सब भी वैल्यूएशन पे ही डिपेंड करता है कि कहाँ इन्वेस्ट करें। जैसे अडानी है तो उन्होंने अंबुजा सीमेंट में किया, एसीसी सीमेंट में किया, तो कुछ वैल्यूएशन वगैरह तो करा ही होगा ना कि किस में ज़्यादा वर्थ है और उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करेंगे। एंड लास्ट मैंने एक और रीज़न बोला था कि ये कंपैरिजन करने में भी हेल्प करता है कि अगर आपको जानना है कि कौन सी कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है ना, कौन सी कंपनी का मैनेजमेंट एफिशिएंट है, तो फिर इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन वैल्यूएशन वाइज। तो भाई टीसीएस की क्या वैल्यू है और इन्फोसिस की क्या वैल्यू है। तो जैसे आज टीसीएस की वैल्यू बोलूँ तो 15 लाख करोड़ है, रिलायंस की वैल्यू 20 लाख करोड़ है, तो मतलब समझेंगे वैल्यू जंप कर रही है तो मतलब कुछ तो अच्छा मैनेजमेंट हो ही रहा है। और कौन सा मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही हो रहा है, हम एफएमई तो बात कर रहे हैं, तो फाइनेंस को अच्छे से मैनेज किया जा रहा है और इसीलिए उनकी वैल्यू बढ़ रही है। एफएम का गोल ही अपना यही था, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो वैल्यू को तो बढ़ानी है ना। तो फिर कल मैं आपको बताने लग गया था कि वैल्यूएशन करने का कोई एक रास्ता नहीं होता है, हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन का मेथड चेंज हो सकता है। तो जैसे मान लो मैं सोच रहा हूं कि मैं कंपनी खरीदना चाहता हूं, तो मैं उसके असेट्स को देखने लग जाऊं, तो आप सोचेंगे कि नहीं नहीं सर असेट देख के क्या करना है, जब तक कमाएगा नहीं तब तक क्या होगा, असेट रखने से क्या हो जाता है, कमाना भी तो पड़ेगा, तो आप उसके प्रॉफिट्स को देखने लग गए। तो बिल्कुल ओपिनियन टू ओपिनियन फर्क पड़ता है, इसीलिए वेरियस मेथड्स पढ़ते हैं। जैसे आप लोगों ने इंटर में पढ़ा है डिविडेंड डिसीजन, कि डिविडेंड देना है या नहीं देना है, तो वेरियस मेथड्स पढ़ते थे आप, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, एमएम मॉडल, लिंटनर मॉडल, ग्राहम एंड डॉड मॉडल। तो क्यों, क्योंकि अलग अलग सबका ओपिनियन होता है। तो वैसे यहाँ भी हम मेथड्स क्यों पढ़ा रहे हैं कि सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, ठीक है। तो कल मैंने आपको कौन सा मेथड पढ़ाया था, असेट बेस्ड अप्रोच। असेट बेस्ड अप्रोच अगर मैं एक बार रिपीट कर दूं कि हम असेट बेस्ड अप्रोच में क्या पढ़ रहे थे। असेट बेस्ड अप्रोच में मैं बोल रहा था कि अगर मान लीजिए ये बैलेंस शीट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल दे चाहे वर्टिकल दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बैलेंस शीट में असेट साइड में एक तो आता है नॉन करंट असेट्स, दूसरा आता है करंट असेट्स और बीच में आते हैं इन्वेस्टमेंट्स। इसी को हमने कल नाम दे दिया था नॉन ऑपरेटिंग असेट्स। मतलब ऐसी असेट्स जो मेरे पास पड़ी तो है पर वो मेरे बिजनेस में काम नहीं आती है, उसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग असेट। तो वो इसमें भी हो सकता है, वो इसमें भी हो सकता है, और वो इन्वेस्टमेंट तो होता ही है। और इसके अलावा फिर हमने बोला था कि यहाँ पर आता है इक्विटी, शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस, या पहले रिजर्व लिख दूँ, रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और फिर नॉन करंट लाइबिलिटी दैट इज डेट, और इसके अलावा करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट असेट है मान लो 1000 रुपीज़ का, इन्वेस्टमेंट है 400 का, करंट असेट है 600 का, तो टोटल हो गया ये 2000 रुपीज़। और लाइबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल है मान लीजिए 1200 रुपये का, रिजर्व्स है 200 रुपये के, प्रेफरेंस है 300 रुपये के, नॉन करंट लाइबिलिटी 200, करंट लाइबिलिटी 100, हो गया 2000। तो अब हम बोल रहे थे कि हमको वैल्यू निकालनी है, कंपनी की क्या वैल्यू है, तो किसकी वैल्यू जाननी है एक्चुअली, इक्विटी की। मैंने बोला वैल्यू निकालनी तो है पर एक्चुअली में कंपनी खरीदेंगे तो किसका, ओनर्स का, तो इक्विटी को पूछेंगे ना कि भाई तुम्हारी क्या वैल्यू है। या अगर आप बोल रहे हो शेयर इशू करेंगे, तो शेयर इशू करेंगे तो कौन सा शेयर इशू करने की बात कर रहे हो, इक्विटी शेयर इशू करने की बात कर रहे हो, ठीक है ना। जब आप बोल रहे हो कि हम लोग देखेंगे कि भाई हमको कंपैरिजन करना है कौन सी कंपनी अच्छी चल रही है, तो वैल्यू किसकी देखनी है, इक्विटी की तो देखनी है। तो हमने बोला कि सारे असेट्स को अगर ऐड कर लें और उसमें से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दें, तो इसी को हम लोग बोलते थे कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलते थे, टोटल असेट, टोटल मतलब सब आ जाएगा, है ना, चाहे ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो, सब आना है। तो टोटल जो भी आपके असेट्स है उसमें से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दे तो इट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट असेट्स। क्या बोलेंगे, नेट असेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट असेट्स। और उस नेट असेट्स को अगर हम पूछे कितना आएगा,
तो अगर नेट असेट्स को पूछूं तो कितना आएगा, 2000 माइनस 100, 2000 माइनस 100 कितना आएगा, 1900, वो आपकी नेट असेट्स हो जाएगी। तो उससे फिर ऑब्वियसली इन कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आ जाएगी, उसमें डेट भी आ गया, उसमें इक्विटी भी आ गया, उसमें प्रेफरेंस भी आ गया, रिजर्व भी आ गया। पर मैं बोलूँ कि नहीं डेट को हटाओ, तो डेट को हटाओ तो 200 रुपये और माइनस कर दो तो 1700 बचेगी वैल्यू। पर वो 1700 किसकी बचेगी फिर, 1700 इक्विटी की बचेगी, प्रोप्राइटरी फंड की बचेगी, शेयर होल्डर्स फंड बचेगा। तो टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करूंगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, उसमें से जब डेट भी हटा दोगे तो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड बच जाएगा। और उसमें से भी अगर हम बोले कि प्रेफरेंस को भी हटा दो तो फिर एग्जैक्टली इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू बच जाएगी, जिसमें से अब रिजर्व को नहीं हटाना है, रिजर्व तो लेना ही है, ठीक है। और फिर उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। हाँ, इसी को नेटवर्थ नहीं बोल देंगे क्योंकि नेटवर्थ एक्चुअली प्रेफरेंस में लाके बोलते हैं। अच्छा, अब फिर कल बात आई थी कि सर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी लिखा हुआ है, मान लो 50 रुपीज़ का प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी है। तो जब मैं बोल रहा हूँ टोटल असेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो क्या उसमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को भी लोगे क्या टोटल असेट में? अभी कर रहे थे ना टोटल असेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो क्या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीपेड नहीं बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान रखिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कंपनी को बनाते टाइम जो खर्चे होते हैं वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहलाते हैं। तो वो फिर यहां क्या कर रहा है, वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्या कर रहा है, वो तो लॉस है ना, तो यानी वो राइट ऑफ होना चाहिए था, अभी हुआ नहीं है, इसलिए यहां पड़ा है। तो जब मैं बोल रहा हूं टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो क्या उसमें इसको इंक्लूड करोगे क्या? ये आपको कोई असेट नजर आ रहा है क्या जो आप इसको इंक्लूड करोगे? नहीं, तो ये इंक्लूड नहीं करना है। तो आपको असेट तो अभी भी 2000 ही बोलना है, ठीक है, 2000 माइनस करंट लायबिलिटी। तो सर फिर ये कहां जाएगा, कहीं तो जाना चाहिए ये, तो ये एक्चुअली रिजर्व्स में से ही क्या होगा, माइनस होगा। तो जब आप असेट बेस्ड अप्रोच चल रहे हो तो उसमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नहीं लेना है, उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करनी है। तो फिर वो कैपिटल एम्प्लॉयड जब आएगा ना बचा हुआ 2000 माइनस 150 तो 1850 आ रहा है ना, तो उस 1850 का मतलब है कि 1200 प्लस 200 1400 प्लस 300 1700 प्लस 200 1900 एंड माइनस 50 कितना आएगा 1850। फिर डेट भी हटा दूंगा तो भी 1650, फिर प्रेफरेंस भी हटा दूंगा तो भी 1350। 1350 क्यों आ रहा है, 1200 प्लस 200 1400 ही तो होता है सर, पर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 50 माइनस भी तो होगा, तो असेट में थोड़ी इंक्लूड होगा। ये एक लॉस है जिसको आपने अभी तक अमोर्टाइज नहीं करा है, तो उसको क्विकली यहां से हटा के इसमें से माइनस करो। तो फिर जब असेट माइनस लायबिलिटी बोल रहा हूँ तो इसमें क्यों लूंगा इसको, ठीक है। तो नॉर्मली वैसे ऐसी बैलेंस शीट में ये लॉस आने ही नहीं चाहिए, आजकल के बैलेंस शीट में नहीं होता है लॉस असेट साइड में, आजकल रिजर्व में से माइनस ही किया हुआ होता है पहले से, ठीक है। पर फिर भी पुराने क्वेश्चन में होते हैं ये, क्योंकि पहले दिखाते थे, तो इसलिए दोनों चीजें हमें आनी चाहिए। चलिए, तो अब डाली हेडिंग मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 एक न्यू मेथड पढ़ेंगे आज। मेथड नंबर 2 which is discounted free cash flow method। आपके चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड यही है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम लोग इसी मेथड पे करने वाले हैं, डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो मेथड। और एक्चुअली मजा भी इसी को करने में आने वाला है। एसेट बेस्ड लायबिलिटी अप्रोच हो गया था कल, 2 क्वेश्चन के खत्म हो गया। डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो मेथड के अकॉर्डिंग आपको इसमें एक फॉर्मूला लिखना है, फिर से
वैल्यू ऑफ बिजनेस स्लैश फर्म, वैल्यू ऑफ बिजनेस स्लैश फर्म is equals to PV of free cash flow. PV of free cash flow during discrete period. PV of free cash flow during discrete period plus PV of free cash flow, PV of free cash flow during continuity period, PV of free cash flow during discrete period plus PV of free cash flow during continuity period plus NRV of non-operating plus NRV of non-operating assets. PV of free cash flow during discrete period plus PV of free cash flow during continuity period and plus NRV of non-operating assets. और फिर लिखिए वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ, और मैंने आपको कल भी बोला था जब भी यहाँ मैं वैल्यू ऑफ इक्विटी बोल रहा हूँ तो उसको इक्विटी शेयर समझना है. तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस वैल्यू ऑफ डेट and minus value of preference, value of preference share capital, value of preference share capital minus arrears of preference dividend, minus arrears of प्रेफरेंस डिविडेंड. और फिर वही वैल्यू पर इक्विटी शेयर, वैल्यू पर इक्विटी शेयर इज वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख लो फिर. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द वैल्यू ऑफ अ बिजनेस, according to this method the value of a business depends upon, the value of a business depends upon the cash flows, depends upon the cash flows generated during the year. The value of a business depends upon the cash flows generated during the year, generated during the year using the operating assets. The value of a business depends upon the cash flows generated during the year using the operating assets and not on the basis of the value of assets, and not on the basis of value of assets. देखिए कल भी मैं आपको बोल रहा था कि जैसे एक सर्विस बिजनेस है मान लो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है तो क्या उसके पास बहुत सारे असेट्स होते हैं बैलेंस शीट में.
पर एक सर्विस बिजनेस में असेट्स बिना भी काम चल जाता है, ठीक है ना, क्योंकि सर्विस में कोई एज सच आपको फिक्स्ड एसेट की ज़रूरत है नहीं कि बोले लैंड एंड बिल्डिंग होनी ही चाहिए या प्लांट मशीनरी होनी ही चाहिए, ठीक है ना। लैंड बिल्डिंग आपको रेंट पे मिल जाता है, मशीन वगैरह भी आप किराए पे ले सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई सर्विस में मशीन नहीं चाहिए होता है, तो बहुत कम दिखते हैं इनकी बैलेंस शीट में एसेट्स। तो अगर आप असेट्स बेस्ड अप्रोच लगाने बैठ जाओगे कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए, तो फिर वैल्यू ज़्यादा बनेगी नहीं कंपनी की। तो इसलिए बोलते हैं कि अदर मेथड भी होने चाहिए। तो उस अदर मेथड में एक मेथड पढ़ा रहे हैं कैश फ्लो बेस्ड मेथड, क्योंकि आपने कैपिटल बजटिंग पढ़ाई है तो यू नो कि कैश फ्लो किसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। पीबीडीटी में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो पीबीटी आता है, माइनस टैक्स करते हैं तो पीएटी आता है, और फिर प्लस डेप्रिसिएशन कर दो तो कैश फ्लो आ जाता है। तो वो कैश फ्लोज के बेसिस पे बोल रहे हैं कि वैल्यूएशन करो। ये मत देखो कि असेट की क्या मार्केट में वैल्यू है, ये देखो कि उस असेट से मैं कितना कमा सकता हूं, और वो कमाना मतलब कैश फ्लो है यहाँ पर। तो असेट से क्या कैश फ्लो आएगा वो देखना है, और उसको ही अपनी कंपनी की वैल्यू माननी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लैंड है, उस लैंड की मार्केट में वैल्यू 2 करोड़ रुपए है, पर मैं सोच रहा हूं कि इस लैंड को अगर मैं यूज करता रहूंगा ना तो मैं इससे 10 करोड़ कमा लूंगा। तो कंपनी की वैल्यू 2 करोड़ नहीं 10 करोड़ मानी जाएगी, ठीक है ना। एसेट कितने का है मत देखो, एसेट से क्या कमा सकते हो वो देखो। एसेट होगा मान लो 2 करोड़ का, पर जब कमाने बैठे तो 50 लाख भी नहीं निकाल पा रहे उससे, तो फिर वैल्यू 50 लाख ही मानो, फिर 2 करोड़ मत मानो। तो क्या अर्न कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट है, ना कि ये कि उसकी एक्चुअल में मार्केट में क्या वैल्यू है। तो अब हम नहीं देखेंगे कि लैंड कितने का है, बिल्डिंग कितने का है, प्लांट कितने का है। अब हम देखेंगे इस प्लांट बिल्डिंग लैंड से आपने क्या करा बिजनेस में, मतलब क्या करोगे, उसके बेसिस पे उसका वैल्यूएशन होगा, जो कि शार्क टैंक में यूज होता है कि क्या करोगे बिजनेस में वो देखा जा रहा है, ना कि असेट कितने का है वो पूछा जा रहा है। तो यहां पर हम लोग वो कैश फ्लो यूज करेंगे, है ना, कैश फ्लो वही यूज करेंगे हम लोग। तो फ्री कैश फ्लो हम लोग यहां पर काम में लेंगे। सर इसको फ्री कैश फ्लो क्यों बोल रहे हैं? कभी फ्री रिजर्व वर्ड सुना है? फ्री रिजर्व क्या होता है? फ्री रिजर्व, हाँ मतलब हाँ ठीक है, मतलब हम बोले कि इट इज फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए रिजर्व बनाया हुआ है या पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया हुआ है, फ्री में पड़ा है, दैट इज कोई आप किसी को भी बांट सकते हो। ये इसमें अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूशन करना ही बचा है और कुछ बचा नहीं है, उसको बोलते हैं फ्री रिजर्व्स, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूँ फ्री कैश फ्लो का मतलब भी यहाँ पर यही है कि आप जो कैश फ्लो निकालोगे उसमें से सब कुछ माइनस हो जाना चाहिए, और लास्ट में बस आपको ये बोलना है कि अब इससे तो बस देना ही बाकी है शेयर होल्डर्स को, या इससे बस इंटरेस्ट देना बाकी है लोन वालों को, या बस इससे प्रेफरेंस डिविडेंड देना बाकी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। बाकी सारा काम हो जाना चाहिए, बाकी सारे खर्चे माइनस हो जाने चाहिए। दैट विल बी कॉल्ड हियर एज फ्री कैश फ्लो। बाकी इसका एक फॉर्मेट भी है, वो मैं बता दूंगा। तो फ्री कैश फ्लो इसलिए बोल रहे हैं कि इट शुड बी फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, इट शुड बी फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये जो कैश फ्लो मैं बोल रहा हूं कि आएगा, ये क्या आ जाएगा या फ्यूचर में आएगा? फ्यूचर में आएगा, तो फिर टाइम वैल्यू मनी लगाओगे इसमें, तो उसकी क्या करोगे? पीवी करोगे, जैसा कि कैपिटल बजटिंग में करते ही थे। तो पीवी करेंगे तो फिर सर ये क्या लिख दिया आपने? डिस्क्रीट पीरियड और कंटिन्यूटी पीरियड। ये ना थोड़ा इंटर में पढ़ाते थे कि ग्रोथ रेट होती थी, मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा डिविडेंड सेम रेट से ही ग्रो करेगा। कभी कभी डिविडेंड एक फ्लक्चुएटिंग रेट से ग्रो करता है, और कभी कभी डिविडेंड एक कांस्टेंट रेट से ग्रो करता है। तो जब वो ग्रोथ फ्लक्चुएटिंग होती है ना, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट पीरियड, और जब वो ग्रोथ कांस्टेंट होती है तो उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूटी पीरियड। जैसे मैं बोलूँ शुरू के 5 साल तो हमारी फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ रहेगी, कभी 10% ग्रोथ होगी, कभी 5% होगी, कभी 8% होगी, कभी 6% होगी, तो वो 5 साल मेरा डिस्क्रीट पीरियड बन जाएगा। और फिर हम बोले छठे साल के बाद से तो फिर तो लगातार 15% ग्रोथ आएगी,
तो वो बन जाएगा कंटिन्यूटी पीरियड। मतलब करना पीवी है नॉर्मल, पर बस ग्रोथ का फर्क रहेगा। तो अगर ग्रोथ चेंजिंग हो तो उसको डिस्क्रीट पीरियड बोलेंगे, ग्रोथ अगर कांस्टेंट हो तो उसको कंटिन्यूटी पीरियड बोलते हैं। कैसे करेंगे वो बता दूंगा, बाकी इंटर में करते थे अपन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ही आता था कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल जब पढ़ाते थे तो कांस्टेंट ग्रोथ भी पढ़ाते थे और फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ भी पढ़ाते थे। और फिर उसके बाद प्लस एनआरवी ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। नॉन ऑपरेटिंग एसेट तो आप समझ ही रहोगे कि ये वो एसेट है जो बिजनेस में यूज नहीं आ रहे पर बिजनेस में पड़े हैं। तो मैं बोल रहा हूं ये जो कैश फ्लो आएगा ना, ये तो कैश फ्लो जो आएगा ये तो सिर्फ ऑपरेटिंग एसेट से आएगा। मतलब ये उन एसेट से आप बनाओगे कैश फ्लो जो एक्चुअल में यूज में आ रहे हैं। पर जो मेरे बिजनेस में ऐसे एसेट्स पड़े हैं जो यूज नहीं आ रहे हैं, जिनसे कैश फ्लो नहीं आ रहा, तो क्या वो मेरे बिजनेस का पार्ट नहीं है? जब कोई मेरी कंपनी को खरीदेगा तो क्या वो नॉन ऑपरेटिंग एसेट लेके नहीं जाएगा क्या? तो उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। कैश फ्लो तो उनसे आ जाएगा जो ऑपरेटिंग एसेट्स है। तो मैंने क्या बोला, या तो एसेट ले लो या उसका कैश फ्लो ले लो। ठीक है, तो हमने बोला कैश फ्लो ही लेंगे, पर अब ऐसे भी तो एसेट्स पड़े हैं जिनसे कैश फ्लो नहीं आ रहा, तो उसका वैल्यू तो इग्नोर हो गया ना। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है जो बिजनेस में काम आ रही है, एक बिल्डिंग है जो बिजनेस में काम नहीं आ रही है। तो एक बिल्डिंग जो बिजनेस में काम आ रही है उससे कितना कमा लूंगा वो तो मैंने देख लिया, पर अब जो बिल्डिंग काम में नहीं आ रही उसका क्या? तो वो भी तो लो। तो अब उससे कैश फ्लो तो आ नहीं रहा। तो बस ये देख लेना कि मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है। कल बोल दिया था मार्केट वैल्यू को ही नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोलते हैं अपन। तो उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, वो उन असेट्स की मार्केट वैल्यू आप इसमें इंक्लूड कर लेना। आपका वैल्यू ऑफ बिजनेस आएगा, ये ध्यान रखना बस। डायरेक्ट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं आएगा। जब ये कैश फ्लो मैंने बोला कि कैश फ्लो ले रहे हैं, तो मैंने बोला ये फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या इसमें इंटरेस्ट माइनस कर दिया? हाँ कर दिया था? नहीं, मैंने तो बोला था कि नहीं किया। प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया, इक्विटी को डिविडेंड नहीं दिया, अभी जिनसे पैसा लेके आए उनको किसी को भी नहीं दिया है। तो फिर उस केस में ये वैल्यू ऑफ बिजनेस आएगा, यानी वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं आएगा। और बिजनेस के अंदर डेट भी है, बिजनेस के अंदर प्रेफरेंस भी है, बिजनेस के अंदर इक्विटी भी है। तो इसीलिए तो मैंने बोला फिर अगर वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है तो क्या करेंगे, तो वैल्यू ऑफ बिजनेस में से फिर आप वैल्यू ऑफ डेट हटा देना, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस हटा देना, उसका कोई एरियर हो प्रेफरेंस डिविडेंड का पुराना तो वो भी दे देना, जो बचेगा वो वैल्यू ऑफ इक्विटी बन जाएगी। पर अगर आप बोलते हो नहीं सर मैं तो फ्री कैश फ्लो में से इंटरेस्ट भी हटा दिया, मैं तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी हटा दिया, एक बार मान लेते हटा दिया, तो फिर सही बात है, फिर वैल्यू ऑफ बिजनेस नहीं आ सकता फिर वो, क्योंकि फिर तो आपने डेट को जो देना था फ्यूचर में वो दे दिया उसका, तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई। तो अब फिर डायरेक्ट वैल्यू ऑफ इक्विटी आना चाहिए। तो सर बिजनेस निकालना है या इक्विटी निकालना है? मैंने जो लिखा है वो निकालना है। क्या निकालना है? बिजनेस। पहले वैल्यू ऑफ बिजनेस निकलेगा, फिर उसमें से वैल्यू ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस माइनस होगा, वैल्यू ऑफ डेट माइनस होगा, तब जाके वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आएगी। एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करेंगे तो वैल्यू पर इक्विटी शेयर बन जाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा सर पीवी बोल रहे हो आप, पीवी करनी है, तो पीवी किस रेट से करनी है? पीवी करनी है तो पीवी भी बताओ तो सही, किस रेट से पीवी करेंगे? क्योंकि केओ भी होता है, केई भी होता है, केडी भी होता है, केआर भी होता है, केपी भी होता है। करते तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से है, ये मैंने आपको बेसिक में बताया था। या तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। तो किससे पीवी करोगे? एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पैसा लाए होगे कहीं से, है ना, उन्हीं का वैल्यूएशन कर रहे हो, तो केओ या केई? तो क्योंकि हम बोल रहे हैं फ्री कैश फ्लो में अभी इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ है, अभी हमने डिविडेंड माइनस नहीं किया है, तो मतलब ये फ्री कैश फ्लो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से है, कैपिटल एम्प्लॉयड के पॉइंट ऑफ व्यू से है। वैल्यू ऑफ बिजनेस बोलना चाह रहे हो आप, तो डिस्काउंट रेट केओ होना चाहिए। पर हाँ अगर मैं बोलता हूँ इंटरेस्ट माइनस कर दिया है, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया है, तो अब तो सिर्फ ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही बच गया, और इक्विटी शेयर होल्डर्स का बच गया तो पीवी किससे होनी चाहिए? केई से होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? तो यही सब आप लोगों को लिखवाना है नोट के फॉर्म में। लिखिए नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ फ्री कैश फ्लो
सबसे पहले तो लिखे कि फ्री कैश फ्लो कैसे आएगा, बाकी सब बाद में, पहले फ्री कैश फ्लो कैसे आएगा वो समझे। तो नोट नंबर 1 इज कैलकुलेशन ऑफ फ्री कैश फ्लो। तो एक फॉर्मेट बनाएंगे, particulars and amount, particulars and amount, सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, और माइनस कर दे फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, तो इसको बोलते हैं एबिडा। एबिडा क्या बोलेंगे? एबिडा। एबिडा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया। तो मतलब इंटरेस्ट भी माइनस नहीं हुआ है, टैक्स भी माइनस नहीं हुआ है, डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन भी माइनस नहीं हुआ है। सर आप पीबीडीटी बुलवाते थे ना, उसका क्या हुआ? जब पीबीडीटी बोलता हूं तो समझ में नहीं आता है कि इंटरेस्ट माइनस हुआ है कि नहीं हुआ, तो इसलिए अब हम वर्ड को चेंज करेंगे, क्या बोलेंगे? एबिडा। अच्छा, फिर इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन, माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन, तो क्या आ जाएगा इससे? EBIT आ जाएगा फिर, क्योंकि आपने डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया तो फिर ये हट गया, तो फिर अब बचा क्या? EBIT। पर इंटरेस्ट माइनस नहीं करोगे। EBIT को हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, EBIT को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोला जाता है। तो अब इसमें से डायरेक्ट टैक्स माइनस कर देना। वो बोलते थे ना इंटर में EBIT इंटू 1 माइनस टी, तो वो यही होता है, EBIT में से टैक्स माइनस कर दो। तो जब टैक्स माइनस कर दोगे तो फिर बचे हुए को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं नो पैट। नो पैट, नो पैट का फुल फॉर्म नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आप बोल ही चुके थे, तो ये क्या बन गया? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों बोले जा रहे हो सर? अब तो टैक्स माइनस हो गया, पर इंटरेस्ट तो माइनस नहीं हुआ ना, फाइनेंस का खर्चा तो माइनस ही नहीं हुआ, तो इसलिए इसको अभी भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जाता है, तो बट आफ्टर टैक्स। दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और फिर इसमें वापस प्लस कर दोगे डेप्रीसिएशन, वापस प्लस कर दोगे डेप्रीसिएशन, तो आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो क्या लग रहा है अब ये जो स्टूडेंट्स कैश फ्लो आया, क्या ये सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है? लग रहा है ना कि नहीं बोल सकते इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट तो आपने माइनस ही नहीं करा है, आपने डिविडेंड तो माइनस ही नहीं करा है सर प्रेफरेंस का, तो कैसे बोल सकते हो कि सारा इक्विटी वाला ले जाएगा? इसमें तो सबका हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें और 2 आइटम माइनस होने हैं। माइनस एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर, माइनस एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर, और माइनस इंक्रीज सॉरी माइनस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, माइनस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो एक्चुअली इसी को बोलना है
फ्री कैश फ्लो, यही है आपका फ्री कैश फ्लो का फॉर्मेट। आप लोग कैपिटल बजटिंग में CFAT तक करते थे, ठीक है, पर अब हम लोग बोल रहे हैं कि ये दो चीज़ें और माइनस करनी पड़ती है। मैंने क्या बोला, फ्री कैश फ्लो मतलब क्या होना चाहिए कि बस अब ये लास्ट है, अब इसमें और कुछ भी नहीं करना है, बस अब ये बांटना है, बस अपने इन्वेस्टर्स के बीच में बांट दो इसको। तो ये क्या कर दिया, एडिशनल कैपेक्स और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता रहता है तो हम लोग को और फर्दर इन्वेस्टमेंट भी तो करते रहना पड़ता है। ऐसे तो है नहीं बस जो एक बार वन टाइम इन्वेस्ट कर दिया बस वही रहेगा, बीच बीच में ज़रूरत पड़ती रहती है कि और मशीन लाना है, और बिल्डिंग लाना है। तो दो तरीके होते हैं उसको लाने के, या तो जो मैंने कमाया है उसमें से ही कर दूं, और या फिर मैं और पैसा ले आऊं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास पहले मशीन वगैरह नहीं थी और मैं उससे ये कैश फ्लो कमा के लाया, अब मैं सोच रहा हूं मैं मशीन खुद की ले आऊं, है ना। तो खुद की ले आऊं तो क्या इसी में से ले आऊं या और पैसा लेके आऊं? तो सोचो पहले उनको दोगे फिर उनसे वापस लाओगे, तो बेटर है कि बोल दो हमको ज़रूरत है, हम इसमें से ला रहे हैं, उनको मत दो, तो इसी में से दे दो। फिर अगेन वर्किंग कैपिटल और लगाना है, इसी में से कर दो। अगर क्वेश्चन बोले तो करना है, नहीं बोले तो मत करना। मतलब मैंने तो आपको पूरा कंप्लीट फॉर्मेट लिखवा दिया, जो कुछ नहीं दे वो हटा देना और क्या, पर देते ही है वो लोग, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में मिलेगा आपको ये। तो उससे जो बचेगा, अब हम बोलेंगे अब तो इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, अब भी बच रहा है पैसा, तो वो बन जाएगा ना फ्री कैश फ्लो। क्लियर है क्या? तो क्या लग रहा है, फ्री कैश फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर है, या विथ रिस्पेक्ट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, या विथ रिस्पेक्ट टू डेट है? सबके लिए है, इसी को बोलते हैं बिजनेस। ठीक है, फ्री कैश फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू बिजनेस। तो जब मैं अब इसकी पीवी करूंगा तो वो वैल्यू किसकी देगा, बिजनेस की देगा। क्लियर है? नोट नंबर 2 लिखिए। हाँ, कैश सेल, क्रेडिट सेल, जो भी हो, बस जैसे जैसे पैसा आता जाए लिखते जाना। बोलो बोलो निखिल। एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, हाँ, उसे उसका P&L का आइटम थोड़ी है। मैंने कहा बोला मैं P&L बना रहा हूँ। नहीं सर, वो प्रॉफिट में से अपने माइनस करते हैं उसको। प्रॉफिट में से कहा किया, मैंने तो कैश फ्लो में से किया। प्रॉफिट तो यहीं खत्म हो गया था। P&L में करते हो क्या ऐड डेप्रिसिएशन? जब तक टैक्स निकाला नहीं था तब तक P&L दिख रहा था, पर जब टैक्स निकाल दिया तो P&L खत्म हो गया, फिर उसमें ऐड किया डेप्रिसिएशन, तो कैश फ्लो की कैलकुलेशन शुरू हो गई। ये P&L नहीं कैलकुलेट कर रहा था। ठीक है, हाँ माधव बोलिए। सर ये जो टैक्स का आपको कैलकुलेट होगा, सर इसमें इंटरेस्ट का भी इफेक्ट लेना होगा सर? तो ध्यान हो तो जब हम लोग KO से PV करते थे ना, तो वो KO में KD इंक्लूडेड होता है, और वो क्या KD आफ्टर टैक्स ही होता है। यस। तो उसका इंटरेस्ट का जो टैक्स बेनिफिट है ना वो KD में आ जाएगा। तो इसलिए आपको नहीं सोचना है कि इंटरेस्ट माइनस नहीं किया तो टैक्स तो ज़्यादा चला गया, आगे PV भी तो कम रेट से करोगे। हाँ, तो लिखिए नोट नंबर 2, द डिस्काउंट रेट used to calculate the discount rate used to calculate the PV, the discount rate used to calculate the PV, the discount rate used to calculate the PV of cash flow, the discount rate used to calculate the PV of cash flow, the discount rate used to calculate the PV of cash flow is KO. KO ब्रैकेट में वही ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द डिस्काउंट रेट यूज टू कैलकुलेट द पीवी ऑफ कैश फ्लो इज KO। KO को इन्वर्टेड कॉमर्स में ले लो, दैट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर लिखिए नेक्स्ट लाइन में, हाउएवर, नोट नंबर 2 में ही, हाउएवर if
however if interest is subtracted from the free cash flows, however if interest is subtracted from the free cash flows, however if interest is subtracted from the free cash flows, and similarly if preference dividend is also subtracted, and similarly if preference dividend is also subtracted, then the discount rate to be used will be inverted commas में KE, will be KE ब्रैकेट में कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन बोले कि हमारे तो इंटरेस्ट है ही नहीं, हमने तो कोई लोन ही नहीं लिया है, हमने तो कोई प्रेफरेंस शेयर से डिविडेंड इशू ही मतलब प्रेफरेंस शेयर इशू ही नहीं किया, तो उनका कोई डिविडेंड ही नहीं है, तो फिर तो हम यही बोलेंगे ना कि जो बचा है इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही है। फिर तो जिसको आप अनलिवर्ड और लिवर्ड फर्म बोलते थे, डेट नहीं है तो अनलिवर्ड है, डेट है तो लिवर्ड है, तो लिवर्ड है तो इंटरेस्ट था माइनस नहीं करा तो फिर केओ से पीवी करो, पर अगर अनलिवर्ड ही है ऑलरेडी तो फिर केई से ही करोगे ना, केओ से थोड़ी करोगे। तो ऐसे ही अगर इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, मान लो मैं बोलूँ कि मैंने तो यहाँ पर इंटरेस्ट माइनस कर दिया था, तो फिर अब मत बोलो कि इसमें डेट को देना बाकी है, दे दिया उसको तो जो देना था, तो फिर आप पीवी केई से ही करोगे। तो सर क्या चॉइस है क्या कि केई से कर लो या केओ से कर लो? चॉइस नहीं है, हमेशा करना केओ से ही है वैसे। तो नोट नंबर 3, ऑलवेज प्रेफर to use KO as the discount rate, always prefer to use KO as the discount rate, always prefer to use KO as the discount rate, and calculate value of business, at first। हमेशा पहले वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना ही आपका टारगेट है। मतलब क्वेश्चन चाहे कितना ही चिल्लाता रहे कि हमको वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए, तो भी आप पहले वैल्यू ऑफ बिजनेस ही निकालोगे, ठीक है। फिर उसमें से डेट माइनस कर देना, प्रेफरेंस माइनस कर देना, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। डायरेक्टली वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं निकालोगे, ठीक है। और फिर लिखिए नोट नंबर 4, However, if KO cannot be calculated, पर मान लीजिए क्वेश्चन ही ऐसा बना दिया कि KO निकल ही नहीं पा रहा। KO का क्या फॉर्मूला होता है? अगेन बेसिक में लिखवाया था आप लोग को, 2 तरीके होते हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। KD प्लस KP प्लस KE प्लस KR डिवाइड बाई 4, तो ये सिंपल एवरेज होता है, और वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेटेड एवरेज हो जाता है। तो अगर ये दोनों ही नहीं हो पा रहा क्योंकि दिए ही नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो KO निकल ही नहीं पा रहा है, फिर KE से काम चलाना पड़ेगा। तो however if KO cannot be calculated, then we will use KE approach. And directly calculate value of equity. Then we will use KE approach and directly calculate value of equity. तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको कि सर नहीं समझ में आ रहा है कब लेना है KO, कब लेना है KE, तो वो क्वेश्चन जब देखोगे ना तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। एक बार लिखवा तो दिया मैंने कि रिवीजन फॉर्म के लिए। तो ये समझ में आ गया कि फ्री कैश फ्लो कैसे आएगा, ये समझ में आ गया कि पीवी किससे करनी है। अब मैं लिखवा दूँ डिस्क्रीट और कंटिन्यूटी का क्या मतलब है। नोट नंबर 5 लिखिए, इफ द कैश flows are growing at a fluctuating rate,
if the cash flows are growing at a fluctuating rate, comma, then if the cash flows are growing at a fluctuating rate, comma, then it is called a discrete period. Then it is called a discrete period. Discrete period. और नेक्स्ट लाइन में इसी में ही, if cash flows are growing at a constant rate, उन्हीं बोलते थे कि ग्रोथ मॉडल में G शुड बी कांस्टेंट, तो अगर G कांस्टेंट है, if the cash flows are growing at a constant rate, then it is called continuity period. तो अगर आपको लगे कि शुरू से ही सर कांस्टेंट ही चल रहा है तो ठीक है, डायरेक्ट कंटिन्यूटी पीरियड बोलो. अगर आपको लग रहा है सर शुरू से लेके एंड तक ग्रो फ्लक्चुएटिंग ही चल रहा है तो ठीक है, डिस्क्रीट पीरियड ही बोलो. पर अगर आप बोलते हो दोनों दिख रहा है, कुछ टाइम तक चेंजिंग है, कुछ फिर उसके बाद कांस्टेंट है, तो फिर दोनों है, डिस्क्रीट भी है, कंटिन्यूटी भी है, दोनों की पीवी अलग अलग करते हैं फिर. ठीक है. नेक्स्ट नोट नंबर 6, NRV of non-operating assets. NRV of non-operating assets. NRV of non-operating assets refers to the current market value. NRV of non-operating assets refers to the current market value of those assets. Current market value of those assets which are not being used in the business, which are not being used in the business, जो अभी बिजनेस में काम नहीं आ रहे फिर भी बैलेंस शीट में देखो तो पड़ा है. ठीक है. जैसे मैंने आपको बोला था एक बार कि मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ ना, तो डिजिटल बोर्ड हमेशा से नहीं लगा हुआ था. डिजिटल बोर्ड तो अब लगाया है, पहले तो वाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे. तो वाइट बोर्ड भी हमारे पास पड़ी है, वाइट बोर्ड भी है, तो मतलब बैलेंस शीट में वाइट बोर्ड भी दिखा रहा है, बैलेंस शीट में डिजिटल बोर्ड भी दिखा रहा है, पर वाइट बोर्ड तो काम नहीं आ रहा सर. तो अब अगर कोई मेरा बिजनेस लेगा तो उसको तो मैं दोनों ही दूंगा ना, तो इससे तो जो कमाऊंगा वो लगा लो और उसकी जो मार्केट में वैल्यू है वो दे दो. ठीक है. पर वैल्यू तो देनी पड़ेगी ना, फ्री में थोड़ी उठा के दे दूंगा. चाहे स्क्रैप वैल्यू भी मिले वो भी दो. अच्छा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा सेलिंग एक्सपेंस. माइनस क्या करना पड़ेगा? सेलिंग एक्सपेंस. क्यों माइनस करना पड़ेगा सेलिंग एक्सपेंस? क्योंकि अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मैं बेच ही दूंगा, तो बेच दूंगा तो फिर कुछ खर्चा भी हो जाता है कभी कभी. ठीक है. तो फुल स्टॉप. इफ देयर इज एनी सेलिंग एक्सपेंस, इफ देयर इज एनी सेलिंग एक्सपेंस टू सेल सच असेट, if there is any selling expense to sell such asset, if there is any selling expense to sell such asset, comma, then if there is any selling expense to sell such asset, comma, then it will be subtracted, it will be subtracted from the market value, it will be subtracted from the market value, it will be subtracted from the market value to calculate, it will be subtracted from the market value to calculate NRV. तो कल भी NRV निकाल रहे थे पर उन्होंने कभी सेलिंग एक्सपेंस दिया नहीं था तो हमने नहीं लिया, पर इधर देंगे, वो इस अप्रोच में देंगे. तो आपको ध्यान रखना है, माइनस करना है. तो जैसे बोले इन्वेस्टमेंट ही है, दूसरे कंपनीज के शेयर्स खरीद रखे, इन्वेस्टमेंट है और नॉन ऑपरेटिंग एसेट ही है, पर अब उस इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा तो ब्रोकरेज वगैरह लग जाएंगे, तो वो माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो लेनी है. तो एक बार के लिए फॉर्मूले का मतलब पूरा समझ में आ गया ना, कि पीवी किसकी करनी है, कैश फ्लो क्या बोलना चाह रहे हो, डिस्क्रीट पीरियड क्या है, कंटिन्यूटी पीरियड क्या है, एनआरवी क्या है, ये क्लियर हो गया. पर एक मेन चीज हमने नोट नहीं किया. जब मैं ये कैश फ्लो निकाल रहा था तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया EBIT/ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो मैं आपको एक्चुअली ये हिंट भी देना चाह रहा था
कि इसमें सिर्फ ऑपरेटिंग आइटम्स आएंगे, इसमें नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स नहीं आएंगे। जैसे मैंने बोला अभी इन्वेस्टमेंट ही बोल दिया मैंने, तो इन्वेस्टमेंट कर रखा था तो उससे इनकम नहीं आ रही होगी क्या? इन्वेस्ट कर रखा था तो उससे इंटरेस्ट भी तो मिल रहा होगा, तो क्या वो इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा क्या? तो मैं बोल रहा हूं नहीं हो रहा है। हमको कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम इस कैश फ्लो में नहीं लेना है। ये हम बोल रहे हैं जो असेट से मैं कमाऊंगा वो लेना है, तो मैं इसमें नॉन ऑपरेटिंग असेट की कमाई तो इंक्लूड कर ही नहीं रहा ना, तो वो इनकम इंक्लूड नहीं होगा। कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाए, कि हमेशा तो नहीं होता पर इस बार हो गया, तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा, मतलब वो माइनस नहीं होगा। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नहीं होगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नहीं होगा, तभी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, तभी तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल रहा हूं। ये बोलने का रीजन ही यही था कि आपको ध्यान रहे कि इसमें नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स नहीं आने चाहिए। पर मान लो क्वेश्चन ने बोला कि हम जो आपको ये EBITDA बता रहे हैं ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद ही है, फिर क्या करोगे? तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा फिर, है ना, वो ऐड करना पड़ेगा आपको। बोले नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो मैंने ऐड कर ही दी थी, क्वेश्चन बोले हमने तो ऐड कर दिया था, तो कर दिया था तो ठीक है, हम रिवर्स कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। ठीक है, लिखिए नोट नंबर 8, नोट नंबर 7, नोट नंबर 7 लिखिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट द कैश फ्लोज, always remember that the cash flows which are being calculated, always remember that the cash flows which are being calculated should be operating cash flows. Always remember that, always remember का मतलब ध्यान है ना, always remember मतलब क्या होता है? हमेशा, मतलब मैं जब तक ये चैप्टर पढ़ाता रहूं, भूलना नहीं है अब इस चीज को। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट द कैश फ्लोज दैट आर बीइंग कैलकुलेटेड आर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, आर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। दैट इज इट शुड नॉट include any non-operating income / expense। इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का एडजस्टमेंट नहीं हुआ होना चाहिए। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होगा? ऐड, तो वो नहीं हुआ होना चाहिए। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है? माइनस, तो वो नहीं हुआ होना चाहिए, है ना, नहीं इंक्लूड होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके हाउएवर if any non-operating income is already added in the cash flow, however if any non-operating item is already added in the cash flow after tax। ठीक है, मान लो क्वेश्चन बोले कि हम जो आपको ये CF80 बता रहे हैं इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम जुड़ा हुआ है, क्या करोगे? हाँ, CF80 में नॉन ऑपरेटिंग इनकम जुड़ा हुआ है, पर सिर्फ लेस करने का काम नहीं चलेगा, टैक्स का भी फर्क पड़ेगा। अगर मैं ऊपर ऐड नहीं करता तो मेरा टैक्स कम लगता ना। तो अब जब आप रिवर्स कर रहे हो तो खाली नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ही रिवर्स करोगे क्या? बस उसका टैक्स रिवर्स नहीं करोगे? तो कैसे करूं? मान लो मैं बोल रहा हूं PBDT मेरा 100 है,
और मैंने इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी ऐड कर ली थी 50, तो ये बन गया 150। एक बार मान लेते हैं डेप्रीसिएशन नहीं है, तो टैक्स एट द रेट 30% तो 45, तो PAT आ गया 105 और यही बन गया कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, क्योंकि डेप्रीसिएशन नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ अब ये दे दिया मैंने आपको सीधे 105, और मैं बोल रहा हूँ इसमें जुड़ा हुआ है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो आप क्या सिर्फ -50 कर दोगे? तो ये 55 बोलोगे? पर जरा सोचो, अगर मैं ये ऐड ही नहीं करता तो ये 100 होता, ऐड नहीं करता तो 100 ही रहता, टैक्स लगाते 30, तो 70 बचना चाहिए था ना, और ये आपका 55 ही आ रहा है। कितने का फर्क आ रहा है दोनों में? 15 रुपए का। तो कर लो 50 रुपए का 30% कितना होता है? 15 रुपए का, वो टैक्स का फर्क आ रहा है। तो क्या करूं? तो आपको यहां पर 35 ही माइनस करना है, दैट इज इससे 70 रुपीज आ जाएगा। तो 50 रुपए को आफ्टर टैक्स कर देना, तो 50 इंटू 1 माइनस टी, तो 50 इंटू 1 माइनस 0.30, तो आपका 35 रुपीज़ आएगा। वो 35 रुपीज़ आप यहाँ से माइनस कर देना आफ्टर टैक्स, तो आपका बैलेंस 70 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा? हाउएवर इफ any non-operating income is already added in the cash flow after tax, comma, then we will subtract the non-operating expense, then we will subtract the non-operating income, then we will subtract the non-operating income but after tax, we will subtract the non-operating income बट आफ्टर टैक्स। अच्छा, एक अप्रोच ये भी है कि आप CF80 से पहले पूरा रिवर्स जाओ और फिर ऊपर माइनस कर दो, तो क्यों इतना टाइम लगाना है? ठीक है, आप डायरेक्टली नीचे माइनस करो आफ्टर टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज सेम नोट में। सिमिलरली इफ एनी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस is already subtracted, similarly if any non-operating expense is already subtracted, similarly if any non-operating expense is already subtracted from the cash flow after tax, अगर लग रहा है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस हो चुका है, ठीक है, वो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हम आपको वो बता ही रहे हैं कि उसमें से माइनस हो गया है, तो क्या करेंगे? फिर रिवर्स करेंगे, कॉमा, देन ऐड करूँ या लेस? पहले क्या हुआ था? तो अब क्या करेंगे? ऐड। तो देन ऐड द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बट आफ्टर टैक्स। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जब माइनस किया था तो टैक्स से पहले या टैक्स के बाद? टैक्स के पहले ही कर दिया था, तो मेरा टैक्स कम लगा होगा, है ना? तो जब रिवर्स कर रहे हो तो टैक्स को भी तो रिवर्स करना पड़ेगा, तो इसलिए आफ्टर टैक्स। और अगर आपको ये 2 पॉइंट समझ में आ गए, पक्का आ गए 2 पॉइंट समझ में, तो अब अगर ऐसी मान लो इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया था, तो वो भी रिवर्स करोगे, तो वो भी आफ्टर टैक्स ही रिवर्स करना फिर। तो नोट नंबर 8, thus if interest, तो आपको लग रहा था कि सर इंटरेस्ट नहीं माइनस करेंगे तो टैक्स गलत आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप कर दो, आपको मन हो रहा है तो if interest is subtracted, thus if interest is subtracted from the
thus if interest is subtracted from the profit before tax, thus if interest is subtracted from the profit before tax, comma, then we can add it back, we can add it back to cash flow after tax, then we can add it back to cash flow after tax, but after tax. तो कोई भी चीज टैक्स से पहले हुई थी और आप उसको रिवर्स अब लास्ट में कर रहे हो, तो फिर आपको आफ्टर टैक्स तो करना पड़ेगा. ठीक है, तो आई होप कि एक आइडिया तो लग गया है. बाकी बहुत परफेक्टली नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन करेंगे तब मैं ये पॉइंट्स आपको हाईलाइट कराऊंगा कि देखो ये मैंने लिखवाया था. ठीक है, चलिए क्वेश्चन से समझते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक्चुअली आपको कल बताया था कि 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, तो स्टार्टिंग में ही एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 निकालिए. निकाला क्या एग्जाम्पल 2? एग्जाम्पल 2 बोल रहा है A Limited is considering the acquisition of T Limited. A Limited T Limited को खरीदना चाहती है with the following projected figures for the next 5 years. क्या acquisition एक रीजन है वैल्यूएशन का? है ना, हमने बोला कि हम कभी खरीदते हैं कंपनी को तो हमको वैल्यू लगानी पड़ती है उसकी. तो बताओ वैल्यू किसकी जाननी है, ए की या टी की? टी की. टी को खरीद रहे तो टी की वैल्यू निकालेंगे. तो ईयर 1 2 3 4 5 दे रखा है, एबिडा दिया हुआ है सीधे ही. तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एबिडा कैसे आता है. सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस हुआ होगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, तो एबिडा आ गया. तो क्या इंटरेस्ट माइनस हो चुका है? क्या टैक्स माइनस हो गया? क्या डेप्रिसिएशन माइनस हो गया? अच्छा, क्या डेप्रिसिएशन माइनस करना तो है, क्या करना ही है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन दे दिया. अच्छा, इंटरेस्ट भी दे दिया इन्होंने तो, पर क्या ये माइनस करना है? ये नहीं करना है ना. मैंने बोला हमको केओ से करना है, और केओ करना है तो बिजनेस का सोचो. ठीक है, उसमें डेट को भी शामिल करो, तो इसलिए आपको इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है. तो सर दिया क्यों है? दे दिया, उनका मन हो गया, आप जिससे कर दो माइनस, आप कर दो गलत, वो तो चाहते ही यही है. अच्छा, कैपेक्स. कैपेक्स शॉर्ट फॉर्म है किसका? कैपिटल एक्सपेंडिचर का, जो मैंने बोला था कि भाई हम चाहे तो कैश फ्लो में से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है. द रेट ऑफ टैक्स रेट इज 50%, हाँ 30%, सॉरी. कैलकुलेट द फ्री कैश फ्लो ऑफ ईच ईयर फ्रॉम द अबव प्रोजेक्शन. तो पहले तो आपको 5 साल का क्या निकालना है? फ्री कैश फ्लो निकालना है. यही बोला था मैंने भी, फ्री कैश फ्लो. फ्री क्यों बोलते हैं इसको? कि बस अब इसमें से तो डिस्ट्रीब्यूशन करना ही बाकी है. कैलकुलेट द कंटिन्यूटी वैल्यू इफ assuming growth rate in free cash flow after 5th year will be 4% per annum. तो बोल रहे ये मत सोच लेना कि बिजनेस सिर्फ 5 साल चलेगा, बिजनेस 5 साल के आगे भी चलेगा. तो फिर ऊपर 5 ही क्यों लिख रखा था? क्योंकि उन 5 सालों में ग्रोथ फ्लक्चुएट हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, तो वो तो हो गया डिस्क्रीट पीरियड. और फिर बोल रहा है 5th ईयर के बाद से हमारी ग्रोथ हमेशा के लिए 4% हो जाएगी, और उसी को मैं क्या नाम दे रहा हूं? कंटिन्यूटी पीरियड. तो जब तक वो 5 साल चल रहे हैं वो डिस्क्रीट पीरियड है, और फिर उसके बाद जब ग्रोथ 4% पे कांस्टेंट हो गया वो क्या है? हमारा कंटिन्यूटी पीरियड. क्लियर है क्या? अज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज 12%. केई जो है वो 12% है. केओ है केई है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल. अगर केओ होता तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा होता. तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है 12%. फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस ऑफ द टारगेट कंपनी अंडर द डीसीएफ अप्रोच. डीसीएफ क्या है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच.
किसकी वैल्यू निकालनी है? किसकी वैल्यू निकालनी है? बिजनेस। किसकी वैल्यू निकालनी है? बिजनेस। बिजनेस की वैल्यू निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो यू डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करोगे? केओ। तो इंटरेस्ट माइनस करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करेंगे। केओ से कर रहे हैं तो इंटरेस्ट माइनस, अरे जब ऑलरेडी इंटरेस्ट दे चुका हूँगा तो फिर वो फ्री कैश फ्लो डेट का थोड़ी बचा, वो तो फिर इक्विटी का ही बचेगा खाली। अच्छा, केओ गिवन नहीं है तो निकालना पड़ेगा। क्या चाहिए होता है केओ निकालने के लिए? केडी चाहिए होगा और केई चाहिए होगा। तो केई तो दिख रहा है, केडी दिख रहा है कहीं पे? इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट की रेट तो नहीं दे रखी। और इंटरेस्ट अगर आप बोल रहे हो रेट निकाल लेंगे तो डेट का अमाउंट कितना है बताना। तो मतलब इस क्वेश्चन में केओ नहीं निकल सकता, और केओ नहीं निकल सकता तो आपको केई से करना पड़ेगा, और अगर केई से करना पड़ेगा तो फिर इंटरेस्ट माइनस करना है। देखिए मैंने एक नोट लिखवाया आपको, नोट देखिए जहाँ हम केओ केई लिख रहे थे, डिस्काउंट रेट नोट नंबर 2, उसको पढ़ो पूरा। नोट नंबर 2 नोट नंबर 3 को पढ़ो, अब समझ में आएगा। समझ में आया? पक्का? हाँ, तो इसमें फिर वैल्यू ऑफ बिजनेस आएगा नहीं, वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं वैल्यू ऑफ बिजनेस लिख के। इसमें आई से वैल्यू ऑफ इक्विटी सकता है, ठीक है। अच्छा, वैसे भी अगर वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल लेते तो माइनस करते वैल्यू ऑफ डेट, वो भी नहीं दी हुई है, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस वो भी नहीं दी हुई है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी ही आएगा एक्चुअली इसमें डायरेक्ट। तो लिखिए नोट लिखिए एग्जाम्पल 2 में, सिंस इन दिस क्वेश्चन KO cannot be calculated, since in this question KO cannot be calculated, comma, therefore we will use only KE. Therefore we will use only KE. Therefore we will use only KE. And therefore we will be able to calculate, and therefore we will be able to calculate only value of equity. We will be able to calculate only value of equity. तो स्टेप 1 होगा इसमें पीवी ऑफ फ्री कैश फ्लो ड्यूरिंग डिस्क्रीट पीरियड। पीवी ऑफ फ्री कैश फ्लो ड्यूरिंग डिस्क्रीट पीरियड। तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, फिर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 साल है। तो 5 इयर्स का कैश फ्लो दे रखा है, तो एक्चुअली दे नहीं रखा है, निकालना पड़ेगा।
सबसे पहले एबिडा दिया हुआ है, तो एबिडा इज 150, 180, 220, 250, 270। फिर एबिडा में से माइनस कर रखा है डेप्रीसिएशन, तो उन्होंने तो नहीं करा है माइनस, हम करेंगे। दे रखा है 30, 32, 34, 36। अच्छा, ये डेप्रीसिएशन बढ़ क्यों रहा है हर साल? डेप्रीसिएशन तो कम होता है ना हर साल। वाई इज इट इंक्रीजिंग एवरी ईयर? ये हर साल बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि हर साल कैपिटल एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इससे आ जाएगा हमारा EBIT। तो EBIT इज 120, 148, 186, 214 एंड 232। अच्छा, इंटरेस्ट माइनस करना है या नहीं करना है? डिसाइड इससे होगा KO या KE। प्रेफरेंस पहला KO ही है, पर KO निकल ही नहीं पा रहा है, तो किससे करेंगे? KE से। तो मतलब इंटरेस्ट माइनस करना है, तो माइनस इंटरेस्ट, इसीलिए इंटरेस्ट दिया हुआ था, वरना देते ही नहीं वो। तो इंटरेस्ट है 30, 28, 30, 28, 26, 24, 22। क्या जाएगा माइनस करने से? EBT आ गया। EBT इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो EBT, तो EBT कितना आ रहा है? 90, 120, 160, 190 एंड 210। और इसमें से माइनस करेंगे टैक्स एट द रेट 30%। तो टैक्स एट द रेट 30%। तो एक काम करना, दोनों चीज़ें बताते रहना साथ साथ। EBT में टैक्स भी बता दो और EAT भी बता दो। तो EAT इज 63, 36 तो 84, और 48 तो 112, और 57 तो 133, और 63 तो कितना आएगा? 210 माइनस 63, जल्दी बोलो। 210 माइनस 63 कितना आ रहा है? 147, 147। और वापस प्लस करोगे डेप्रीसिएशन। सर इसको आपने नो पैट नहीं बोला। नो पैट तब बोलता है जब इंटरेस्ट माइनस नहीं करता, पर क्योंकि इंटरेस्ट माइनस कर चुका हूं तो फिर नो पैट नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बोल सकता फिर उसको। इंटरेस्ट इज अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम, इट इज अ फाइनेंशियल आइटम, तो फिर वो EAT आ रहा है। अच्छा, डेप्रीसिएशन वापस रिवर्स करूंगा। 30, 32, 34, 36, 38। तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा 93, 116, 146, 169 और 185। और माइनस करेंगे कैपेक्स। ये दो नए आइटम आपको माइनस करने हैं। तो कैपेक्स एवरी ईयर 2020 का कैपेक्स बढ़ाते जा रहे हैं। पहले साल 93 कमाया, उसमें से 20 और डाल दिए, 116 कमाए, फिर 20 और डाल दिए। ये मत सोचिएगा कि सेम 20 लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं हर साल 20-20 का कैपेक्स और होगा। और अगेन माइनस इंक्रीज, माइनस करेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो माइनस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना? 30, 30, 30, 30, 30, हर साल 30। तो इससे मेरा फ्री कैश फ्लो आ जाएगा। तो फ्री कैश फ्लो इज 43, 66, 96, 119 एंड 135। अरे कि पीवी करो इनकी।
मल्टीप्लाई बाय पीवी फैक्टर एट द रेट के ई, तो पीवी फैक्टर एट द रेट के ई इक्वल्स टू 12%, तो मल्टीप्लाई बाय पीवी फैक्टर एट द रेट के ई इक्वल्स टू 12%, तो 0.893, 0.797, 712, 636, 564, 567, 567, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। तो क्या आपको लग रहा है कांस्टेंट रेट से ग्रोथ हो रही है क्या? 43 से 66, 66 से 96, दिस इज नॉट कांस्टेंट, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्क्रीट पीरियड। तो 43 इंटू 0.893, 38.40, 66 इंटू 0.797, 52.60, 68, 68.35, 75.68, 76.55, ये पीवी आ गई। तो टोटल पीवी ऑफ फ्री कैश फ्लो ड्यूरिंग डिस्क्रीट पीरियड, टोटल पीवी ऑफ फ्री कैश फ्लो ड्यूरिंग डिस्क्रीट पीरियड, तो सबको ऐड कर दो, कितना आएगा? 311.58 लैक्स, सब कुछ लैक्स में था, टोटल कर दिया सबका, तो आ रहा है 311.58 लैक्स। दिस इज ओनली स्टेप 1, रिमेंबर, ये सिर्फ डिस्क्रीट पीरियड आया है। क्वेश्चन ने बोला है बिजनेस आगे भी चलेगा, तो स्टेप 2 होगा पीवी ऑफ फ्री कैश फ्लो ड्यूरिंग कंटिन्यूटी पीरियड, तो पीवी ऑफ फ्री कैश फ्लो ड्यूरिंग कंटिन्यूटी पीरियड। तो ध्यान है, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ते थे, P0 इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस जी, P0 इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस जी। जब ग्रोथ कांस्टेंट होता था तब ये फॉर्मूला लगाते थे, तो उसी फॉर्मूले से ही आएगा। तो हम बोलेंगे PV5 इक्वल टू FCF6 अपॉन KE माइनस जी। FCF6 क्यों लिख दिया सर? क्योंकि कंटिन्यूटी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 6th ईयर से। तो 6th ईयर का कैश फ्लो लेंगे और उसमें KE माइनस जी करेंगे, पर उससे जो वैल्यू आती है फिर वो उससे जस्ट प्रीसीडिंग आती है। जैसे यहाँ D1 लेता तो ये P0, तो ये D2 लो तो P1, तो ये 6 ले रहा हूँ तो 5। तो फ्री कैश फ्लो ऑफ 6th ईयर लेंगे तो उससे पीवी 5th ईयर की आती है। तो बात ये आ रही कि फ्री कैश फ्लो ऑफ 6th ईयर आएगा कैसे? फ्री कैश फ्लो ऑफ 6th ईयर कैसे आएगा? तो क्वेश्चन ने बोला जो भी आएगा उसमें ग्रोथ 4% ऐड कर देना। तो 76.55 में प्लस कर दीजिए 4%, और हाँ अभी रुको, फ्री कैश फ्लो पहले हम निकाल रहे हैं। तो फ्री कैश फ्लो 5th ईयर का, अच्छा आप बोल रहे हो ये पीवी ले लिया मैंने, 135 है। 135 में 4% ऐड करेंगे, बिल्कुल 5th ईयर का कैश फ्लो 135 था, वो तो पीवी करी हुई थी 76, तो कैश फ्लो 5th ईयर का 135 है और उसमें प्लस कर दो 4%, तो इससे 6th ईयर का कैश फ्लो आ गया। और उसकी पीवी करेंगे तो डिवाइड बाय KE माइनस जी। KE कितना था? 12% माइनस ग्रोथ 4%, कितना आएगा? 135 प्लस 4% अपॉन 12 माइनस 4%, कितना आ रहा है?
कितना आ रहा है? 145.8, ये तो ऊपर का बता रहे शायद। 135 प्लस 4%, 135 प्लस 4% इज 140.4। 140.4 डिवाइडेड बाय 8%, तो 140.4 डिवाइड बाय 8% इज 1755 लैक्स। 1755 लैक्स, 1755 लैक्स आया क्या? 1755 लैक्स। पर ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो 5th ईयर की प्रेजेंट वैल्यू आई है और मुझे आज की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो इसकी भी पीवी होती है। तो पीवी ऑफ PV5 याद आ रहा होगा, ऐसा करा हुआ है, इंटर में करते थे ये। पीवी ऑफ PV5 तो 5th ईयर में आ रहा है 1755, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 5th ईयर के पीवी फैक्टर से 0.567, तो 0.567 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1755 इंटू 0.567 कितना आ रहा है? 995.09 कर दूं? 995.09 लैक्स, 995.09 लैक्स। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स ये जो PVI 995 ये कंटिन्यूटी पीरियड की आ गई, और 311.58 ये डिस्क्रीट पीरियड की आ गई। तो कमाएंगे कौन सा, डिस्क्रीट या कंटिन्यूटी? दोनों। तो दोनों ऐड कर दो। पर जब ऐड करोगे तो उसको डायरेक्ट वैल्यू ऑफ इक्विटी बोलोगे, वैल्यू ऑफ बिजनेस नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम इंटरेस्ट माइनस कर चुके हैं, तो अब इसमें डेट का कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है, अज्यूमिंग डेट इज परपेचुअल, डेट भी चलता रहेगा इक्विटी के जैसे। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू पीवी ऑफ कैश फ्लो ड्यूरिंग डिस्क्रीट पीरियड which is 311.58 प्लस कंटिन्यूटी पीरियड 995.09 और प्लस ज़ीरो और लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया? NRV ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एसेट के लिए ज़ीरो लिख दिया, जिससे ध्यान रहे कि हाँ ये भी लेते तो है, इस क्वेश्चन में नहीं है। कितना आ रहा है? 1306.67 लैक्स, 1306.67 लैक्स। इस तरह से भी कंपनी की वैल्यू निकलती है। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमेशा असेट लाइबिलिटी देखोगे तो ही वैल्यू आएगी। आजकल तो कई कंपनीज प्रेफर ही नहीं करती असेट खरीदना, जैसे ये ऑनलाइन कंपनीज जो है हो गई है ना, जो डायरेक्ट आपके D2C सेलिंग करती है, डायरेक्ट टू कस्टमर, ये असेट्स वगैरह नहीं खरीद रहे। फिर क्या करेंगे असेट्स खरीद के? डायरेक्ट ऑर्डर आता है और उसको देना है, डिलीवरी देनी है। तो मतलब क्या बोलोगे, वो कंपनीज बेकार है? ठीक है, वो कंपनी बहुत अच्छी है, उनका कैश फ्लोज बहुत अच्छा है, उस कैश फ्लो से हमने उसका वैल्यू निकाला। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दूर हुआ कि मतलब KO है या KE है। पहला प्रेफरेंस क्या है? KO, पर अगर KO निकल ही नहीं पा रहा तो फिर KE, और अगर KE ले रहे हो तो फिर इंटरेस्ट माइनस करना जरूरी है, और अगर इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो फिर जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट इक्विटी की आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। हाँ, तो वो नहीं लेना ना, फिर नॉन ऑपरेटिंग एसेट का कैश फ्लो नहीं लेना है अपने को, तो फिर वो इनकम अगर वो बोल भी दे तो भी अपने को ऐड नहीं करना है। तो इसके क्वेश्चन थोड़े बड़े ही होते हैं एक्चुअली, और यही रीज़न है कि ये बड़ा हमें डिस्काउंटेड कैश मेथड इसीलिए एग्जाम में आता है कि ये थोड़ा बड़ा ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए एक बार।
एक्सरसाइज एंड प्रॉब्लम्स में, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नीडल रोलर बेरिंग्स is financed by debt and equity to the extent of 3:7. Debt 3 होगा, equity 7 होगा, with a total debt of 10.82 million. Sorry, मिलियन कितना होता है? 10 लाख. 1 million equal to 10 लाख. 1 million equals to 10 लाख. नहीं याद रहते तो लिख लिया करो. 1 million equal to 10 lakh. Borrowing rate 8% है. The beta of the company's equity is known to be 1.4. एंड द कंपनी जनरेट्स अ फ्री कैश फ्लो, ऑलरेडी फ्री कैश फ्लो बोल दिया है, ऑफ 2 मिलियन, मतलब फ्री कैश फ्लो निकालना नहीं है आपको, वो ऑलरेडी दे रहे हैं, 2 मिलियन का होगा, विद द नोन ग्रोथ प्रोजेक्शन ऑफ 5% टू परपेचुइटी. इफ इट इज नोन दैट द रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इज 11% RM and risk free rate is 5%, what is the value of each equity share for the 1 million shareholders of the company? ठीक है, assume that the company is in 40% tax bracket. तो मुझे बताओ क्या इस बार KO निकल सकता है? KO बार क्या बोलते हो, कैलकुलेट हो सकता है क्या? हाँ हाँ, CAPM से KE आ जाएगा, बीटा दिया हुआ है, RF दिया हुआ है, RM दिया हुआ है, याद आ गया ये, तो KE इससे आ जाएगा, और डेट की रेट दे रखी है तो KD आ जाएगा, दोनों का एवरेज कर देंगे तो KO आ जाएगा. अच्छा, ग्रोथ क्या है, कब से कब तक है? परपेचुइटी मतलब हमेशा, तो मतलब है ही इसमें सिर्फ कंटिन्यूटी पीरियड. तो हम फर्स्ट ईयर के कैश फ्लोज को डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगा, उसमें से फिर डेट को तो तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ KO, कैलकुलेशन ऑफ KO, कैलकुलेशन ऑफ KO. तो KD आफ्टर टैक्स, KD आफ्टर टैक्स विल बी 8 into 1 minus 0.40, कितना आ रहा है? 4.8%. KD is 4.8% और KE होता है RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा. तो RF कितना है स्टूडेंट्स? 5% प्लस RM कितना है? 11% माइनस RF 5% इंटू 1.4, कितना आ रहा है? 8.4, 13.4. KE 13.4 आ रहा है क्या? 6 इंटू 1.4 और प्लस 5, 13.4. तो KO आ जाएगा. तो मैंने KO का आपको बेसिक्स में फॉर्मूला लिखवाया था, अपन E प्लस D. तो KE हो गया 13.4 इंटू इक्विटी 7 और प्लस KD कितना हो गया? KD इज 4.8 इंटू डेट कितना हो गया? 3 और होल डिवाइड बाय 10. $10.82 यार है, तो KO आ गया. तो फिर PV इक्वल टू FCF1 अपॉन KO माइनस G. तो कैश फ्लो मेरा 2 मिलियन है, ग्रोथ रेट उसमें 5% है, डिवाइड बाय KO 10.82 माइनस 5, 2 प्लस 5% डिवाइड बाय 5.82%,
तो इट इज 36.08 मिलियंस। पर ये जो आया ये पीवी वैल्यू ऑफ बिजनेस बन गया सीधे ही, वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो इसमें से डेट माइनस कर दो तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। इज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस वैल्यू ऑफ डेट। माइनस डेट कितना है स्टूडेंट्स? 10.82। तो 25.26 मिलियंस। डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर से तो वैल्यू पर शेयर इज 25.26 मिलियंस डिवाइडेड बाय 1 मिलियन शेयर्स, तो वो 25.26 ही आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव में तो नहीं आएगा, तो ज़्यादा ही छोटा हो गया। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कल करते हैं।